हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मौज बहार चल रही है? जी सर, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और पढ़ाई कैसी चल रही है? जी सर, पढ़ाई भी एकदम बहुत बढ़िया से चल रही है। ग्रेट। तो इंस्टीट्यूट के कुछ केस लॉज आए थे मई 2020 एग्जाम्स के लिए, पर क्योंकि वो एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं एंड दैट केस लॉज आर नाउ एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस ऑल्सो। तो चलिए जल्दी से मैं आपके साथ सारे केस लॉज डिस्कस कर लेता हूँ वन बाय वन। बड़े ही इजी से केस लॉज है, कोई लंबी चौड़ी कथा कहानी नहीं है इनमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो केस लो है वो है सीआईटी वर्सेस लक्ष्मण दास खंडेलवाल, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इस केस में मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ने एसएससी को नोटिस ही नहीं भेजा। जो अंडर सेक्शन 142 1 और 143 2 के अंदर जो असेसमेंट के नोटिस दिए जाते हैं पहले, वो ही नहीं भेजा डिपार्टमेंट ने, और बिना नोटिस भेजे असेसमेंट कंप्लीट कर दी और ऑर्डर पास कर दिया। अब जब एसएससी ने ये मुद्दा उठाया कि ये तो नोटिस ही नहीं भेजा, वैसे ही असेसमेंट कर दी, तो असेसमेंट इज इनवैलिड, तो डिपार्टमेंट ने सेक्शन 292 बीबी का सहारा लेते हुए ये कहा कि एसएससी अगर पार्टिसिपेट कर लेता है किसी भी हेयरिंग में एंड असेसमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो एसएससी ये ऑब्जेक्शन क्लेम नहीं कर सकता कि उसको नोटिस ही नहीं भेजा गया था, या उसको नोटिस टाइम पे नहीं भेजा गया, या नोटिस वाज सेंड टू हिम इम्प्रॉपरली। तो सेक्शन तो मैं आपको पहले बता दूं कि सेक्शन 292 बीबी ये कहता है कि इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन द नोटिस इशूड बाय द डिपार्टमेंट, हाउएवर एसएससी पार्टिसिपेट्स इन हियरिंग एंड रेज नो ऑब्जेक्शंस, then assessment shall be valid and assessee shall be precluded in raising any objections further that notice was not served to him, notice was not served to him in time, and notice was served improperly। पर ये सारी बातें तब एप्लीकेबल होते हैं जब नोटिस भेजा हो पहले डिपार्टमेंट ने, पर यहां पर तो डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस ही नहीं भेजा, तो असेसमेंट शैल बी इनवैलिड। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हालांकि सेक्शन 292 बीबी में यह कहा गया है कि एसएससी शैल बी प्रिक्लूडेड इन रेजिंग एनी ऑब्जेक्शन फर्दर, बट उससे पहले डिपार्टमेंट ने अपना नोटिस तो भेजा हो। डिपार्टमेंट ने नोटिस ही नहीं भेजा तो उसको 292 बीबी का सहारा नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेवारी से यहां बच नहीं सकता, इसलिए असेसमेंट को इनवैलिड करार दे दिया गया। अगला जो केस लो है वो है सीआईटी वर्सेस मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैं आपको बता देता हूं इस केस में क्या हुआ ब्रीफली। देखिए, एसएससी था एस लिमिटेड, उसने अपने रिटर्न फाइल की फाइनेंशियल ईयर 11-12 की ऑन 28 नवंबर 2012। रिटर्न फाइल करने के बाद एस लिमिटेड अमेलगमेट हो गई एम लिमिटेड के साथ ऑन 29 जनवरी 2013। अब एम लिमिटेड ने इस अमेलगमेशन के बारे में एस लिमिटेड के असेसिंग ऑफिसर को बता दिया 2 अप्रैल 2013 को। अब जबकि असेसिंग ऑफिसर ऑफ एस लिमिटेड को यह पता चल चुका है कि एस लिमिटेड अमेलगमेट हो चुकी है एम लिमिटेड के साथ, उसके बाद भी उसने जो नोटिस होता है अंडर सेक्शन 143 टू असेसमेंट का, वो उसने रेज किया 26 ऑफ सितंबर 2013 को इन द नेम ऑफ एस लिमिटेड। The issue arises whether the assessing officer was correct in raising the notice in the name of S Limited. The answer is no. अब इसके बाद क्या हुआ कि जो एम लिमिटेड था, जो अमेलगमेट हो चुकी है कंपनी, उसने सारी हियरिंग्स अटेंड की और ऑर्डर भी पास कर दिया असेसिंग ऑफिसर ने। उसके बाद डीआरपी ने भी ऑर्डर पास कर दिया। पर ट्रिब्यूनल में जब ये मैटर गया तो एम लिमिटेड ने बोला कि असेसमेंट ही इनवैलिड है, क्योंकि जो नोटिस इशू किया गया था वो तो उस कंपनी के नाम पे इशू किया गया था जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि 26 ऑफ सितंबर 2013 को तो एस लिमिटेड एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसके नाम पे जो नोटिस इशू किया गया वही इनवैलिड है, तो असेसमेंट भी इनवैलिड है। डिपार्टमेंट ने ये कहा कि 292 बी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इशू, कोई समन या कोई असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाए और वो करेक्ट इंटेंट ऑफ लॉ के साथ किया जाता है तो उसको इनवैलिड नहीं माना जाता। पर सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 292 बी के अकॉर्डिंग तो चलो ठीक है कि नहीं माना जाता, अगर इंटेंट ठीक है, इंटेंट ऑफ पासिंग एनी नोटिस, पासिंग एनी ऑर्डर और पासिंग एनी समन्स आर इन लाइन विद द लॉ है और इन लाइन विद द एक्ट है। पर ये तो आपने नोटिस उस कंपनी के नाम पे इशू किया है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको हम असेसमेंट के दायरे में कैसे लेके आ सकते हैं? जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके नाम पर आप असेसमेंट किस प्रकार से कर सकते हो? तो इस असेसमेंट को, इस नोटिस को वॉइड एब इनिशियो करार दे दिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट। देखिए, नेक्स्ट जो केस लो है वो है सीआईटी वर्सेस एए एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ये भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इस केस में क्या हुआ, एसएससी ने अपील फाइल की हाई कोर्ट को अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। तो उस केस में क्या हुआ, जब भी कोई, देखिए जब भी कोई हाईकोर्ट को अपील फाइल की जाती है तो उसमें कुछ ग्राउंड्स ऑफ अपील, कुछ सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ रेज किए जाते हैं एसएससी के द्वारा। उसके बाद हाईकोर्ट क्या करता है
उन क्वेश्चंस के बेसिस पे खुद के कुछ क्वेश्चंस ऑफ लॉ फ्रेम करता है और ये देखता है कि क्या ये जो अपील फाइल की एसएससी ने ये वैलिड अपील है या इनके मैटर या इन क्वेश्चंस के ऊपर आगे प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट कर सकता है नहीं कर सकता है। तो हाई कोर्ट को डिसाइड करना होता है आफ्टर फ्रेमिंग द क्वेश्चन दैट वेदर द अपील इज टुवर्ड द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और नॉट। अब इस केस में क्या हुआ, हाई कोर्ट ने फ्रेम ही नहीं किए क्वेश्चंस। हाई कोर्ट ने क्या किया, जो क्वेश्चंस एसएससी ने रेज किए थे उसी के बेस पर अपनी जजमेंट दे दी, उसी के बेस पर अपनी असेसमेंट कंप्लीट कर दी। तो इशू अराइजेस वेदर द हाई कोर्ट वाज जस्ट एंड प्रॉपर बाय डूइंग सो। द आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाई कोर्ट ने अपना काम पूरा नहीं किया। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द हाई कोर्ट टू फ्रेम द क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड टू डिसाइड वेदर द अपील मेड बाय द एसएससी वाज करेक्ट और नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह केस हाई कोर्ट को रिमांड बैक कर दिया फॉर फ्रेश असेसमेंट दैट हाई कोर्ट विल frame the questions of law and will decide whether the appeal made by the assessor was correct or not, and after that it will conduct the assessment and pass the order। देखिए नेक्स्ट जो केस लो है वो है प्रिंसिपल सीआईटी वर्सेस आरएम सॉफ्ट्रॉनिक्स। ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। देखिए इस केस में क्या हुआ, एसएससी ने एटीआईसी में डिडक्शन क्लेम की। अब आप सबने पढ़ा होगा कि एटीआईसी के अंदर डिडक्शन मिलती है कि कोई इंडस्ट्री अगर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में स्थापित है तो वहां पर अगर कोई कंपनी न्यूली बिजनेस सेटअप करती है एंड प्रोड्यूस करते हैं कोई आर्टिकल और थिंग और कमेंसेस ऑपरेशन और डू सब्सटेंशियल एक्सपेंशन, तो इन तीन केसों में उसे एटीआईसी के अंदर डिडक्शन मिल जाती है। और ये डिडक्शन 10 सालों में मिलती है, जिसमें पहले 5 सालों में 100% एंड अगले 5 सालों में 30% अगर वो कंपनी है तो। इस प्रकार से एटीआईसी में डिडक्शन मिलती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एसएससी ने पहले 5 साल में 100% डिडक्शन ले ली, पर 5 साल के बाद एसएससी ने सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कर दिया और रिमेनिंग 5 इयर्स में भी एसएससी ने 30% की बजाय 100% की डिडक्शन क्लेम कर ली। असेसिंग ऑफिसर ने ये जो 100% डिडक्शन क्लेम की थी इसको डिसअलाउ कर दिया और कहा कि एटीआईसी के अकॉर्डिंग तो रिमेनिंग 5 इयर्स पर 30% की डिडक्शन मिलनी चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एटीआईसी के अंदर जो डिडक्शन मिलती है वो इनिशियल असेसमेंट ईयर के बेस पे मिलती है। दैट इज इनिशियल असेसमेंट ईयर जब स्टार्ट होता है वहां से 5 साल तक वो 100% डिडक्शन ले सकता है और उसके बाद वो 30% डिडक्शन ले सकता है रिमेनिंग 5 इयर्स तक। पर यहाँ पर इनिशियल असेसमेंट ईयर स्टार्टिंग में था 0 पर, जब उसने बिजनेस सेटअप किया तो उसने 5 साल तक 100% डिडक्शन ले ली, ठीक है। पर जब उसने सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कर दी 5 साल के बाद, तो अब जो इनिशियल असेसमेंट ईयर बन गया वो ये बन गया 5 साल के बाद। तो इसके बाद भी वो अगले 5 साल तक 100% की डिडक्शन ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो बार लगाया गया है सेक्शन 80 में, वो बार लगाया है नंबर ऑफ ईयर्स पर, ना कि परसेंटेज ऑफ डिडक्शन पर। यानी कि इनिशियल असेसमेंट ईयर अगर यहाँ पर स्टार्ट हो गया वापस से 5 साल के बाद सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कर दिया एसएससी ने, तो वो अगले 5 साल तक 100% डिडक्शन ले सकता है। तो इस प्रकार से पूरे 10 साल में वो 100% की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। देखिए नेक्स्ट जो केस लो है वो है सीआईटी वर्सेस रेहाम फाउंडेशन। इसमें हाई कोर्ट की जजमेंट है। इस केस में देखिए क्या होता है कि एसएससी 12AA के रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है असेसिंग ऑफिसर के पास और वो उसकी क्लेम को रिजेक्ट कर देता है। तो उसके बाद ट्रिब्यूनल डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए ऑर्डर पास कर देता है कि असेसिंग ऑफिसर को मैंडेटरी है ऑर्डर देना ऑन द डायरेक्शंस ऑफ आईटीएटी। तो इशू ये उठता है कि क्या आईटीएटी डायरेक्ट कर सकता है असेसिंग ऑफिसर को रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के लिए एसएससी को। अब यहां पर दो चीजें हैं। हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस चीज में यहां पर दो केसेस है। पहला केस ये है कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसने रिफ्यूज कर दिया हो 12AA के रजिस्ट्रेशन को, अगर तो उसके पास रीजन टू रिकॉर्ड है इन राइटिंग और ऑन अ मैटर्स दैट वाज अवेलेबल विद द असेसिंग ऑफिसर। इसका मतलब अगर असेसिंग ऑफिसर ने कुछ चीजों को देखकर जो मैटर्स ऑन रिकॉर्ड जो डॉक्यूमेंट्स के पास अवेलेबल हैं उसको ध्यान में रखकर ऑर्डर पास किया है और उसको मिस इंटरप्रेट करके ऑर्डर पास किया है फॉर रिफ्यूजल ऑफ ग्रांटिंग द रजिस्ट्रेशन अंडर 12AA, तो उस केस में जो ट्रिब्यूनल है वो डायरेक्ट कर सकता है असेसिंग ऑफिसर को कि रजिस्ट्रेशन दे दे वो एसएससी को। पर दूसरा केस ये उठता है कि ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि जो मैटर्स रिकॉर्ड में ही नहीं थे असेसिंग ऑफिसर को, जो मैटर्स असेसिंग ऑफिसर के पास जो डॉक्यूमेंट्स ही अवेलेबल नहीं थे वो ट्रिब्यूनल के पास फर्स्ट टाइम दिखाए गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स ट्रिब्यूनल को फर्स्ट टाइम अवेलेबल कराए गए हैं। उसके बेसिस पे अगर ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास फर्स्ट टाइम आए हैं
उसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन दिया जाना चाहिए एसएससी को, तो उस केस में ट्रिब्यूनल कैन नॉट डायरेक्ट द असेसिंग ऑफिसर टू ग्रांट द रजिस्ट्रेशन। उस केस में ट्रिब्यूनल को रिमांड करना पड़ेगा केस असेसिंग ऑफिसर को कि मेरे पास ये नए डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उसको ध्यान में रखा आप अपना डिसीजन दीजिए और अपना ऑर्डर पास कीजिए। देखिए नेक्स्ट जो केस लो है वो है श्रीमती रीटा सभापति वर्सेस डीसीआईटी, हाईकोर्ट की जजमेंट है। इस केस में देखिए क्या हुआ, जो ट्रिब्यूनल है उसने ऑर्डर पास कर दिया अंडर सेक्शन 254 विदाउट ऑन मेरिट्स बाय contemplating that SSC was not available on hearing. Now issue arises whether the claim lodged by the tribunal was correct or not. The answer is no. हाई कोर्ट ने ये कहा भले ही एसएससी वाज नॉट अवेलेबल इन द हियरिंग, बट इस वजह से ट्रिब्यूनल अपनी ड्यूटीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं बच सकता, क्योंकि सेक्शन 254 में ये बोला गया है कि ट्रिब्यूनल को ऑर्डर पास करना है बाय हियरिंग बोथ द पार्टीज, एंड अगर कोई भी पार्टी नहीं होती अवेलेबल तो उसको मैरिट्स पे ऑर्डर पास करना पड़ेगा। और रूल 24 भी यही कहता है कि जो एक्स पार्टी ऑर्डर पास करेगा अगर ट्रिब्यूनल, तो वो दोनों पार्टीज को हियर करके करेगा ऑन मेरिट्स। हैंस द कंक्लूजन कम्स दैट द एक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल इज नॉट वैलिड। देखिए अगला जो केस है वो है वलसड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस एसीआईटी। ये हाई कोर्ट की जजमेंट है। इस केस में देखिए क्या होता है कि एसएससी ने एलआईसी में कुछ कंट्रीब्यूशन जमा किया एज ए ग्रेचुटी फंड। अब क्या होता है, ये जो एलआईसी है ये इस ग्रेचुटी स्कीम को होल्ड करती है, मॉनिटर करती है। इस एलआईसी का एग्रीमेंट है एम्प्लॉइज ऑफ द एसएससी अंडर ए ग्रेचुटी स्कीम विच इज अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन 1976। अब एसएससी की असेसमेंट हो जाती है और असेसिंग ऑफिसर ने कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया। उस असेसमेंट में एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर को एलआई के साथ जो एलआईसी का जो एग्रीमेंट है वो दिखाया। हालांकि उसने ये जो अप्रूवल है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का ये नहीं दिखाया, क्योंकि एसएससी के पास वो अवेलेबल नहीं था। इसके बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट के दौरान कोई भी सवाल नहीं उठाया और उसको जो डिडक्शन एसएससी ने क्लेम करी अंडर सेक्शन 3615 फॉर कंट्रीब्यूशन मेड टू ग्रेचुटी फंड, वो उसने एसएससी को दे दी। उसके ऊपर कोई भी उसने क्वेश्चन नहीं उठाया। पर 4 साल बाद उसने 148 के अंदर नोटिस इशू कर दिया दैट जो ग्रेचुटी फंड के अंदर पैसा जमा कराया एसएससी ने दैट हैज बीन एस्केप्ड द इनकम अंडर सेक्शन 148। अब सवाल ये उठता है कि वेदर द असेसिंग ऑफिसर वाज करेक्ट इन डूइंग सो और नॉट। द आंसर इज नो, बिकॉज हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप हर साल उसको ये ग्रेचुटी फंड के अंदर जो पैसा जमा कराता है एसएससी उसकी आप डिडक्शन उसको दे रहे थे। 1976 से लेकर इतने सालों तक आप उसको उसकी डिडक्शन दे रहे थे, और असेसमेंट के दौरान भी आपने ऐसा कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि आप हमें डॉक्यूमेंट दिखाओ अप्रूवल का, सीआईटी से जो अप्रूव्ड है ग्रेचुटी स्कीम उसके पेपर दिखाओ, या कुछ और ऑब्जेक्शन आपने रेज नहीं किया। आपने उसको डिडक्शन दे दी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट विच हैज सोन बाय द एसएससी फॉर द विच हैज सोन बाय द एसएससी विद एलआईसी। तो अब आप क्वेश्चंस कैसे रेज कर सकते हो? तो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था अंडर सेक्शन 148 बाय द असेसिंग ऑफिसर उसको डिनाई कर दिया एंड ऑर्डर पास कर दिया एसएससी के फेवर में। देखिए नेक्स्ट जो केस लो है वो है सीआईटी वर्सेस यूरोटक मैरीटाइम अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। ये हाई कोर्ट का डिसीजन है इसमें भी। देखिए इस केस में क्या होता है कि एसएससी एक ट्रस्ट रन करता है जिसमें वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाता है, और वो हर महीने रेंट पे करता है और रेंट के ऊपर टीडीएस नहीं काटता। असेसिंग ऑफिसर ने उसको डिमांड रेज कर दी फॉर नॉन डिडक्टिंग द टीडीएस एंड बाय ट्रीटिंग इट एज एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी ये कहता है कि 194 आई के अंदर टीडीएस की लायबिलिटी तभी बनती है इंडिविजुअल और एचयूएफ के अंदर जब वो 44 एबी में कवर्ड हो, कि यानी कि वो मैंडेटरी टैक्स ऑडिट्स के ऊपर एप्लीकेबल हो। ट्रिब्यूनल ने भी एसएससी की इस कंटेंशन को वैलिड कर दिया और डिसीजन एसएससी के फेवर में सुना दिया। पर हाईकोर्ट में जब ये केस गया तो डिपार्टमेंट ने बोला कि एसएससी ना तो इंडिविजुअल है ना एचयूएफ है, तो उसके ऊपर ये मैंडेटरी टैक्स ऑडिट वाली चीज तो अप्लाई ही नहीं होती। हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि क्योंकि एसएससी इज नॉट एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, और सेक्शन 194 आई के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर ही वो मैंडेटरी टैक्स ऑडिट की लिमिट अप्लाई होती है कि अगर वो 44 एबी में कवर्ड है तो ही उन्हें रिक्वायरमेंट है टीडीएस डिडक्ट करने की। पर एसएससी ना तो इंडिविजुअल ना एचयूएफ है, ये तो ट्रस्ट है, तो चाहे ये 44 एबी की लिमिट को क्रॉस करे या ना, अगर उससे कोई मतलब ही नहीं है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इट वाज द मैंडेटरी फॉर द एसएससी टू डिडक्ट द टीडीएस एंड सच एसएससी हैज नॉट डिडक्टेड द टीडीएस एंड इट बिकम एसएससी इन डिफॉल्ट। तो ये डिसीजन हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के फेवर में सुना दिया और ये बोला
कि एसएससी को टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है, और नाउ एसएससी इज लायबल टू पे द टीडीएस विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। देखिए नेक्स्ट जो केस है सुनील वासुदेवा एंड अदर्स वर्सेस सुंदर गुप्ता एंड अदर्स। इस केस में देखिए क्या हुआ, हाई कोर्ट ने अपना ही ऑर्डर वापस ले लिया रिव्यू करने के लिए। तब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये पॉसिबल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ऑर्डर ओनली इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। और सर्टेन सर्कमस्टांसेस क्या है कि अगर कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, जो कि नजर आ रही है कि मिस्टेक है, या कोई नए मैटर्स जो कि इंपॉर्टेंट, या कोई अदर मैटर आ जाता है जो कि वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द केस, उस केस में वो अपना ऑर्डर रिव्यू कर सकता है वापस से, या कोई अदर सफिशिएंट रीजन है रिव्यू करने के लिए, उन्हीं केसेस में हाई कोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है वापस से। पर कुछ केस ऐसे भी हैं जहां पर उसे वापस रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, वहां पर हाई कोर्ट कैन नॉट रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर, जिसमें अगर कोई माइनर मिस्टेक है उसके लिए हाई कोर्ट को अपना ऑर्डर रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, या कोई फैक्ट पहले डिसाइडेड है, उसमें किसी प्रकार कोई लोचा, कोई झोल, कुछ कोई भी चीज या कोई अदर सिग्निफिकेंट मैटर इन्वॉल्व नहीं है, जो कि पहले ही डिसाइड हो चुके हैं मैटर, उस केस में हाई कोर्ट अपना ऑर्डर वापस से रिव्यू नहीं कर सकता। लास्ट जो आपका केस लो है वो है सीआईटी वर्सेस मेटल एंड क्रोमियम प्लेटर प्राइवेट लिमिटेड। ये मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है। अब देखिए ये वाला जो मैटर है ये आफ्टर दिस जजमेंट भी काफी डिस्प्यूट में है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए इस केस में क्या हुआ, एसएससी ने कैपिटल गेन जनरेट किया और उसको डिडक्शन क्लेम कर ली अंडर सेक्शन 54 ईसी बाय डिपॉजिटिंग इन बॉन्ड्स। अब नॉर्मल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स के अंदर तो कैपिटल गेन की छूट मिल जाती है, पर एसएससी ने मैट में भी उसकी छूट ले ली, तो असेसिंग ऑफिसर ने उसको डिसअलाउ कर दिया और ये बोला कि मैट तो बुक प्रॉफिट के बेसिस लगाया जाता है और उसमें किसी प्रकार की कोई भी ऐसी डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 ईसी ऑफ कैपिटल गेन कुछ अलाउ नहीं होती। अब हाई कोर्ट ने ये जो एग्जामिशन एसएससी ने क्लेम की है मैट की कंप्यूटेशन में 54 ईसी में, वो भी उसने अलाउ कर दी बाय स्टेटिंग दैट जो सेक्शन 115 जेबी का सबसेक्शन 5 है ये कहता है कि सेव एज अदरवाइज स्टेटेड, तो उसमें अदर डिडक्शन भी मिल जाएंगी, तो उसमें अदर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स भी अलाउ कर दिए जाएंगे। ये कहकर उसने उसका सहारा लेते हुए सब सेक्शन 5 का हाई कोर्ट ने डिसीजन पास कर दिया। अब सिमिलर केस था एक, बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट थी सीआईटी वर्सेस वीके इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। उसमें क्या हुआ था, एसएससी ने ऐसे ही कैपिटल गेन अर्न किया था और उसमें 54 में उसने 54 सेक्शन 54 ई में एग्जाम्पशन क्लेम की थी अंडर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, पर मैट में हाई कोर्ट ने डिसअलाउ कर दी वो एग्जाम्पशन, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 115 जे भी है उसमें मैट की कंप्यूटेशन में एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है जिसमें कुछ एडिशन और कुछ डिलीशंस करने होते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द बुक प्रॉफिट, तो वहां पर कहीं भी ऐसा कुछ कैपिटल गेन के एग्जाम्पशंस का कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ये केस अभी भी डिस्प्यूट में है, तो यू आर एडवाइज टू फॉलो एनी ऑफ द जजमेंट टिल द सुप्रीम कोर्ट अनाउंसेस इट्स वर्डिक्ट ओवर दिस मैटर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जो इंस्टीट्यूट ने मई 2020 एग्जाम्स के लिए केस लॉस इशू किए थे, जो कि अब हमारे नवंबर 2000 एग्जाम्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री श्याम, जय हिंद।